चलिए बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरीके की है। हम लोगों ने कुछ ऐसा करके पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऐसा था, एरिस्टोक्रेसी थी, पीजेंट्री थी और न्यू मिडिल क्लास था। क्लियर है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, नेपोलियन आया था। नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन की लड़ाई हुई थी किससे? एक बेसिकली 4 कंट्री उसके एक ग्रुप से, जिसको हम लोगों ने प्राग करके याद किया था, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ठीक है, उन लोगों ने नेपोलियन को हटा दिया था। देन उन्होंने दोबारा से क्या कर दिया था? उन्होंने दोबारा से बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर ली थी। अब बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर करने के बाद अब अगर वहां पे देखा जाए तो और क्या हो रहा था वहां पे? अब जो ये कंजर्वेटिज्म थे, अल्टीमेटली ये जो न्यू मिडिल क्लास था, ये लिबरल नेशनलिज्म था। ठीक है, ये इसकी डिमांडें क्या थी? इसने जो डिमांड्स करी थी वो क्या थी? इसको चाहिए था यहाँ पे रिपब्लिकेशन, यानी कि ये कहता था हमको रिपब्लिक बना दो। ठीक है, जॉल्वरीन बनना चाहता था, ये चाहता था कि टैरिफ्स हट जाए सारे के सारे, और इसके अलावा में और भी बहुत सारी जो एडवांटेजेस है बाकी सबको मिल रही है वो हमें भी मिले। क्लियर है? इनको इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहिए। आती है बात समझ में? अब इसके आगे अगर चला जाए, अब ये तो तब तक हो सकता था ना जब तक नेपोलियन था। नेपोलियन तो ये फिर भी इनकी बात मान लेता, लेकिन अब तो दोबारा से बर्बन डायनेस्टी आ गई है। तो इसका मतलब जो बाकी के दोनों थे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसमें एरिस्टोक्रेसी और जो आपका सेकंड था, मतलब जो आपके ये ऊपर वाला एरिस्टोक्रेसी था, हाई क्लास लोग जो थे, ये कंजर्वेटिव थे। ठीक है, ये लोग आते थे कंजर्वेटिज्म की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये हमेशा राजा के साथ थे, इनको राजा बहुत हेल्प किया करता था। सो अल्टीमेटली यहाँ पे अब 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद हुआ क्या? वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन चला गया, अब दोबारा से क्या आ गया? दोबारा से बर्बन डायनेस्टी आ गई। सो एक नया कंजर्वेटिज्म सामने आया, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म सामने आता है। ठीक है, अब ये जो नया कंजर्वेटिज्म था इसमें हुआ क्या था? अब एक बात समझते हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे अगर समझा जाए तो हो क्या रहा था। अब ये 4 कंट्रीज जो थी, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। मतलब ये जो 4, एक तरीके से बोल सकते हो 4 जो किंगडम थे, इन लोगों ने मिलकर के हरा दिया। किसको हरा दिया? नेपोलियन को। कौन कौन सी? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। क्लियर है? इन चारों ने मिलकर के हराया। अब उसके बाद ना इन चारों ने मिलकर के, मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वेना इन्होंने साइन करवाया था। ये ट्रीटी ऑफ वेना क्या था? देखो, जब इन लोगों ने ये हरा के नेपोलियन को, बर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि इन चारों ने मिलकर के हेल्प करी थी। किसकी हेल्प करी थी? इन चारों ने मिलकर के हेल्प करी थी बर्बन डायनेस्टी की। क्लियर है? इन चारों ने मिलकर के किसकी हेल्प करी थी? बर्बन डायनेस्टी की हेल्प करी थी। क्यों हेल्प करी थी? मतलब कैसे हेल्प करी थी? उन्होंने नेपोलियन को हटा करके वापसी उसको उसका राज वापसी दिलवाया था। क्लियर है? क्यों किया था ऐसा? पहला पहला तो ये कि उनको राजा के साथ थोड़ा लगाव सा था कि ठीक है भाई ये भी राजा हम भी राजा, ऐसा कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर। और दूसरा दूसरा ये कि उनको डर था। उनको क्या डर था? कि जो अभी फिलहाल फ्रांस में हो रहा है अब वो हमारी कंट्रीज में भी हो सकता है। तो इसीलिए उनको ये था कि इस चीज को यहीं रोक दो, वरना ये चीज आग की तरह फैल जाएगी। क्लियर है? तो उनको हराने के बाद, इनके नेपोलियन को हराने के बाद, इन्होंने एक नया कंजर्वेटिज्म फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, अब ये जो नया कंजर्वेटिज्म था ना, ये कहां पे हुआ था? ये बेसिकली एक मीटिंग हुई थी। कहां पे? वेना। मीटिंग कहां पे हुई थी? वेना। आती है बात समझ में? अब ये जो मीटिंग थी ना, दैट इज टू साइन ट्रीटी ऑफ वेना। किसके लिए थी ये मीटिंग? ये मीटिंग थी ताकि आप ताकि ट्रीटी ऑफ वेना साइन हो सके। अब ट्रीटी ऑफ वेना 1815 का था। ये क्या था ये ट्रीटी ऑफ वेना? देखो ट्रीटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक तरीके से
संधि बोलते हैं हिंदी में, मतलब अगर ट्रीटी का वैसे मतलब समझा जाए तो एक आप लोग बोल सकते हो एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ वियना। एक तरीके से ये क्या था, ये सबकी सोच सुझाव लेकर गए, यानी कि सबको एक साथ मतलब इन सब ने मिलकर के कुछ डिसाइड किया, कुछ फैसले लिए और उन फैसलों को लिखा एक पेपर पे, फिर उस पे साइन किए गए। क्लियर है? सो अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ वेना का साइन करने का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिस एग्रीमेंट के अंडर कुछ बातें लिखी हुई थी। अब वो क्या बातें थी हमको सिर्फ वही समझनी है, ठीक है। अब ये 4 कंट्रीज और 5वां बर्मन डायनेस्टी, यानी कि इन पांचों ने मिलकर के क्या बोला, ये कहते हैं जी देखो, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट रखते हैं वो ये कि अनडूइंग द चेंजेस that had come about in Europe, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, नेपोलियन जो था वो आया था, कब आया था वो याद करो जरा एक बार फटाफट से। नेपोलियन कब आया था? नेपोलियन जो आया था वो आप लोगों का आया था 1799, ऐसा ही कुछ था ना। 1799 के अंदर आपका नेपोलियन आया था। अब नेपोलियन 1799 में आया और 1815 में चला गया, 16 साल तक था वो वहां पे। अब 16 साल में उसने जितना भी जो भी कुछ बिगाड़ा है, यानी कि जो भी उसने यूरोप में अच्छे बुरे काम किए हैं, उन सबको सबसे पहले रिवर्स करो, यानी कि हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आती है बात समझ में? उसने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वो सारी चीजें क्या कर दो, रिवर्स कर दो। चलो ठीक है भाई, इन्होंने रख दिया अपना यहाँ पे पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन लोगों ने क्या बोला कि अब एक काम करो, अपने भाई को दोबारा से उठा के गद्दी पे बिठा दो, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने जो राजा को, मतलब जो हम लोग चाहते हैं वो यही है ना कि यहाँ राजा रहना चाहिए, तो राजा को बिठाओ उसकी गद्दी पे, तो रीस्टोर कर दो बर्बन डायनेस्टी, दोबारा से ले आओ। मिस्टर लुई फिलिप वापसी आ गए, यानी कि लुई 16 ये वापसी आ चुके हैं। इसके आगे अगर बात करी जाए तो और क्या बोला, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि मिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट, का पूरा नाम पता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी कोई, मतलब जिस भी टेरिटरी को अपने कब्जे में किया था, जितने टाइम नेपोलियन रहा उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे या छोटी छोटी जगहें थी या बड़ी जगहें भी थी, उनको लड़कर के उसने जीता और उनको अपनी डायनेस्टी में मिला लिया। क्लियर है? यानी कि उसको अब उसने फ्रांस के अंडर में कर लिया। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ इसने किया था तो जितनी भी जगह इसने जीती थी, अब उन सबको वापसी से क्या कर दो, फ्री कर दो। उनको वापसी से वैसे ही रिस्टोर कर दो जैसे वो पहले थे, जिस राजा के पास थे उसी को दे दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। चलिए ये बात भी मान ली। सेटिंग अप of the states on the boundaries of France। अब ये इनका थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। इन्होंने क्या बोला, फ्रांस के आसपास ना अपनी स्टेट्स बसा दो। अपनी स्टेट्स का मतलब है फ्रांस के चारों तरफ अपने आप को, अपने आप से कवर कर लो, यानी कि एक तरफ प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे रशिया, यहाँ पे ब्रिटेन, ये चारों के चारों फ्रांस को कवर कर लेंगे, सो दैट इन फ्यूचर कोई और दोबारा ऐसा ना हो। जैसे एकदम से नेपोलियन उठ के आ गया था, दूसरा और कोई नहीं आना चाहिए, वरना फिर दोबारा लड़ना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा में इन्होंने क्या बोला, ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन वर रीस्टोर्ड।
जिन मोनार्कीज को नेपोलियन ने ओवरथ्रो मतलब जिनसे उनका राजपाट छीन लिया था, जिनको हरा दिया था, उनको वापसी उनका राजा दे मतलब राज्य दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही ऊपर वाला पॉइंट था, जितने भी टेरिटरीज ने जीती थी उसको अपने अंडर में किया था, उन सबको फ्री करके जिस राजा के अंडर थी उसी को वापसी कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये सारा का सारा ना वेना की मीटिंग के अंदर चल रहा था, ये सारी की सारी बातचीत चल रही थी कि ऐसा ऐसा कर लेंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये नया कंजर्वेटिज्म आया ना, तो अब अभी तक क्या था ना, अगर मैं ओल्ड रिजाइम के बारे में बात करूं, ओल्ड रिजाइम यानी कि बिफोर 1789, ओल्ड रिजाइम में क्या था, लोगों को ना पता ही नहीं था व्हाट इज फ्रीडम। लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या होता है फ्रीडम, यानी कि उनको बिल्कुल ये इस बात का आइडिया नहीं था कि फ्रीडम से कितनी मतलब उनको फायदे मिल सकते हैं, या फिर फ्रीडम उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है, उनको कुछ नहीं पता था। उनको बस ये पता था डेस्टिनी है भाई, काम करना है, मतलब करना है, यहीं जिएंगे यहीं मर जाएंगे, जिंदगी खत्म। बट अब क्या हुआ ना, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से धीरे 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 ना लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में ये चीज आना स्टार्ट हो गई कि भाई फ्रीडम तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो हमारी बात मानी जाती है, यहाँ तो जो जिसको हम राजा चाहें वो बना सकते हैं, यानी कि हमारे ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अब क्या था, अब ना लोग जो थे वो समझ गए थे द टेस्ट ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? दे हैड टेस्टेड द फ्रीडम, उन लोगों ने कुछ टाइम के लिए फ्रीडम एंजॉय करी थी, क्योंकि नेपोलियन ने भी काफी हद तक उनको फ्रीडम दी थी। अब उनको समझ आ गया था कि फ्रीडम कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है। सो इन सारी चीजों के बावजूद एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इन सारी चीजों के बावजूद क्रिएट होती है बच्चों एक प्रॉब्लम। क्या थी वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम थे रिवॉल्यूशनरीज। अब यार ये रिवॉल्यूशनरीज किस बला का नाम है? देखो, पहले फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी जब बर्बन डायनेस्टी को बेसिकली एक तरीके से डीथ्रोन किया, डीथ्रोन किया तो वहां पर उन लोगों ने फ्रीडम का एंजॉय किया। फिर नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने वहां पे उनकी जो थोड़ी बहुत फ्रीडम थी उनके पास रखी, बट टैक्सेस बढ़ा दिया। अब नेपोलियन हट गया, दोबारा बर्बन डायनेस्टी, यानी कि वो इतने टाइम तक क्या थे, फ्रीडम में रहे थे। तो उनको ना आदत पड़ गई थी, उनको अब क्या हो गया था, उनको मजा आने लग गया था फ्रीडम में रहने का। अब उनको पता था कि हाँ, अगर हम दोबारा से ऐसा कुछ करेंगे तो हम दोबारा से फ्री हो सकते हैं, ठीक है, और फ्रीडम हमारे लिए अच्छी भी है। तो यहां से कुछ लोग खड़े हुए जो इसके अगेंस्ट खड़े हुए, ठीक है। और वो इस वाले ट्रीटी ऑफ वेना यानी कि इस वाले एग्रीमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे, जिनको हमने नाम क्या दिया, रिवॉल्यूशनरीज। क्या नाम दिया जिनको हमने, रिवोल्यूशनरीज। आती है बात समझ में? समझे जरा कौन थे ये रिवोल्यूशनरीज, या क्या था ये, कौन था ये इंसान, कौन था ये? देखो यार, अगर मैं बात करूं ना रिवोल्यूशनरीज की, रिवोल्यूशनरीज एक नहीं थे, एक नहीं था, मतलब वो एक इंसान नहीं था, बहुत सारे लोग थे। लेकिन इनके अंदर से मैं एक नाम के बारे में बात करूंगा जो हमारी बुक में है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज गुइसिपी मजीनी। गुइसिपी मजीनी, ये गुइसिपी मजीनी जो है ना, ये बेसिकली ही was born in Genoa, Italy in 1807। 1807 में बेचारा ये पैदा हुआ था, और अभी आप देख रहे हो 1815 चल रहा है, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ही ये इंसान रेवोल्यूशनरीज में आ गया था। तो 1807 के अंदर ये इंसान पैदा हुआ था जिनोवा में, यानी कि इटली के अंदर। अब इसने क्या किया, अगर कोई सोचे इसने क्या किया। अच्छा, पहली चीज मैं आपको कुछ चीजें पीछे बताना भूल गया। जैसे सबसे पहले एक आध क्वेश्चन आप लोगों के पास बच्चों यहाँ से पूछा जा सकता है कि मीटिंग को यहाँ पे होस्ट किसने किया था। तो पहली बात, ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया का पार्ट है, और ऑस्ट्रिया हम सबको पता है। इस बर्बन डायनेस्टी का फिलहाल रूलर कौन है, लुई 16, और लुई 16 जी की ससुराल है
ठीक है, याद करो शादी किससे हुई थी? मारिया। ठीक है, मारिया था ना उसका नाम, क्या नाम था उसका? मैरी, मैरी या मारिया ऐसी कुछ था। अच्छा नहीं, मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था वो, मारियो एंटीनी। ठीक है, मारियो कह रहा हूँ, सॉरी, मैरी एंटीनी। सो अल्टीमेटली वहां ये ऑस्ट्रियन थी, याद होगा। अगर ये ऑस्ट्रियन थी तो ऑस्ट्रिया एक तरीके से, इसके वैसे भी फैमिली रिलेशंस थे, तो ये होस्ट हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, वेना में। एंड दिस इज होस्टेड बाय, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं ताकि याद रहे, होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ये इंसान बहुत बोलता था। ही इज ऑस्ट्रियन चांसलर। कौन था ये? ऑस्ट्रियन चांसलर था ये। डन। सो अल्टीमेटली यहां से आया क्या मेरे पास कि ये जो मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई थी? ऑस्ट्रिया में हुई थी। होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रियन चांसलर, इसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक बहुत ज्यादा बोलता था, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी कुछ स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम के अंदर आती हैं कि इसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी थी। जब जब इसने दी थी तब तब वहां वहां पे पढ़ेंगे कि क्या क्या बोल के गया था ये इंसान। बहुत ज्यादा बोलता था, क्योंकि बहुत दिमाग खाया करता था। एक बार समझ लेते हैं जरा। एक सेकंड। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूसीपी मजीनी, ये बेचारा बॉर्न हुआ था 1807 के अंदर जिनोवा में। अब इसके आगे अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो यहाँ पे हुआ क्या? ये जो था ये रिवॉल्यूशनरी था। ये रिवॉल्यूशनरी क्यों था? इसने क्या किया था? ही फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट सोसाइटी? सीक्रेट सोसाइटीज का बेसिकली बच्चों मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी, मतलब कुछ ऐसी सोसाइटीज जो सीक्रेट थी, यानी कि जिनके बारे में किसी को नहीं पता था, और ये उन सोसाइटीज को ढूंढ रहा था, रेडी कर रहा था फॉर द रिवोल्यूशन। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये लोगों को भड़का करके, इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बात करूं, ये लोगों को भड़का करके उनको एक तरीके से राजा के अगेंस्ट खड़ा करना चाह रहा था। तो ये ऐसी कुछ सोसाइटीज बना रहा था। तो इसने क्या किया? इसने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज को ढूंढा। सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब वही वही लोग जो अल्टीमेटली बाद में जाके इसके रिवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। इसके बाद और जैसे कौन थे ये लोग? ये लोग थे यंग इटली। ये यंग लोगों को पढ़ा, खुद भी कौन सा बुड्ढा है। तो यंग इटली, यंग इटली इन मर्सेल, मर्साइल बोलते हैं बेसिकली, एंड यंग यूरोप इन बर्थ। आती है बात समझ में? क्लियर है कहानी यहां तक? तो ऐसा कुछ। अब मजीनी का ना एक थॉट था, यानी कि इसका कुछ मानना था। मर्जीनी क्या मानता था? मतलब मर्जीनी, सॉरी, मजीनी बिलीव्ड दैट God had intended nations to be natural, to be natural units of mankind. अब इसका मतलब क्या है? इसका मानना यह था, भगवान ने जो ये पृथ्वी है, या फिर जो भगवान ने ये जो जगह बनाई है, वो इसलिए बनाई है ताकि यहाँ पे लोग मिलजुल के, इंसानियत के साथ रह सके। ठीक है?
he believed that God had intended nations to be natural units of mankind, यानी कि जो nations बन रहे हैं, ये जो countries बन रही हैं, ये natural units होनी चाहिए किस चीज की? mankind, इंसानियत की। आती है बात समझ? तो इसका मानना ये था कि यहाँ पे जो भी कोई रह रहा है वो इंसानियत के साथ रहे, किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि पार्शियलिटी होगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। आती है बात समझ? अब मैंने अभी एक टर्म बोली थी आपको कि ड्यूक मेटरनिक, ये बहुत बोलते थे। इन्होंने अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया मिस्टर मजीनी के लिए। इन्होंने क्या बोला? मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम as the most dangerous enemy of our social order। ठीक है, मैंने क्या कहा था? ट्रीटी ऑफ वेना साइन करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन था? रिवॉल्यूशनरी। और सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी कौन था? ग्यूसिपी मजीनी। तो अल्टीमेटली ग्यूसिपी मजीनी सबसे बड़ा क्या हो गया? एनिमी हो गया। किस चीज का? उनके खुद के सोशल ऑर्डर का। वही तो बात आ गई घूम फिर के। समझ आया? कोई दिक्कत? बड़ा आसान सा टॉपिक है मेरे ख्याल से, इजी चल रही है कहानी यहाँ तक, समझ में आता चल रहा है। चलो, सो अब ये तो समझ में आ गया कि नया कंजर्वेटिज्म क्या था, कब आया था और उसकी प्रॉब्लम क्या थी। अब बात आती है कि अब रेवोल्यूशन धीरे धीरे ना आगे बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि अब रेवोल्यूशन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, अब ये बढ़ता चलेगा। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा ना, वो आएगा द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये रेवोल्यूशन वाला टाइम आ गया था, दैट इज फ्रॉम 1830 टू 1848। 1830 से 1848 तक का जो टाइम था, दैट इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इस एज ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ क्या? देखो, जितने भी जो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू इंक्रीजिंग एसोसिएटेड विद द रेस्ट ऑफ यूरोप, अल्टीमेटली जितने भी लिबरलाइज्ड लोग थे, यानी कि लिबरलिज्म सपोर्ट करने वाले लोग थे, नेशनलिज्म सपोर्ट करने वाले लोग थे। लिबरल यानी कि फ्रीडम, जो फ्रीडम चाहते थे, जो नेशनैलिटी चाहते थे, नेशन सोसाइटी बनाना चाहते थे, अब वो सारे के सारे मिल जाते हैं किसके साथ? यूरोप के साथ। यानी कि अब पूरा का पूरा यूरोप जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ फ्रांस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे आगे आएंगे। अब हमारा टॉपिक जो है वो फ्रांस से शिफ्ट होकर के जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इनके पास जाएगा। ठीक है, सो अगर अब देखा जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेस्ट ऑफ यूरोप। अब ये जो आइडिया था, ये बाकी यूरोप में फैलता जा रहा था। अब ये जो आइडिया था, ये बाकी यूरोप में क्या हो रहा था? फैलता जा रहा था। तो आई कैन से कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म came to increasingly associated with रेस्ट ऑफ यूरोप। डन। अगर मैं इस वाली टर्म को समझूं तो शुरू कहां से हुआ? फ्रांस से। फ्रांस से शुरू होने के बाद अब ये सारी कहानी, ये लिबरलाइजेशन, ये नेशनलाइजेशन, ये अब धीरे धीरे बाकी सारे यूरोप में भी फैलने लग गया था। ठीक है, तो बाकियों का जो डाउट था, यानी कि वो प्राग का, यानी कि प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनका जो डाउट था कि हमको बर्बन डायनेस्टी क्यों रिस्टोर करनी है, क्योंकि जो वहां के लोग कर रहे हैं, अगर हमारे लोगों को पता लग गया, अगर वहां सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ के भी भड़क के बैठ जाएंगे। वही कहानी हो गई। अब वहां के लोगों को जब ये पता लगा, सबको जब ये पता लगा कि फ्रीडम जो है वो अच्छी चीज है, तो अब सारे के सारे चाहते थे क्या? लिबरलाइजेशन। कि हमको क्या चाहिए? हमको अब लिबरल बना दो, हमको अब फ्री कर दो। ठीक है, दोबारा से यहां पे बोले मिस्टर ड्यूक मेटरनिक। मैंने बोला था बहुत बहुत बोलते थे। तो ड्यूक मेटरनिक सेड, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। व्हेन फ्रांस
sneezes, rest of the Europe catches cold। भाई अगर फ्रांस ने छींक भी मारी ना तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर फ्रांस ने इतनी सी भी हरकत करी ना कोई, तो उससे उससे इंस्पायर होके पूरा का पूरा यूरोप जो है अब उन हरकतों का बड़ा लेवल करना शुरू कर देगा। तो यही हुआ। फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो सिर्फ बर्बन डायनेस्टी यानी कि मोनार्की को हटाने के लिए उन लोगों ने किया था। एक छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ, अब ये पूरे यूरोप में ये बात फैलने लग गई और यही लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो आइडिया था ये अब बाकी यूरोप के साथ क्या होने लग गया, एसोसिएट, यानी कि बाकी यूरोप में ये चीज आगे जाकर के डेवलप होने लग गई। आई बात समझ? क्लियर होता है टॉपिक? अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, यानी क्या क्या हुआ था, मतलब अगर देखा जाए तो कौन कौन से रिवॉल्यूशंस यहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ ना कुल मिलाकर के हमको 3 रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है। पहला जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था, अभी बताऊंगा क्या था। दूसरा रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रुसेल यानी कि बेल्जियम में जो रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जो ग्रीस है उसको अपनी लड़ाई लड़नी थी अल्टीमेटली किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, तो यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 3 चीजें अल्टीमेटली किसकी वजह से आई थी, ये 3 चीजें उसी आइडिया की वजह से आई थी जो आइडिया फ्रांस ने किसी टाइम पे इंप्लीमेंट किया था अपनी फ्रीडम के लिए। क्लियर है? तो इसी रीजन की वजह से अल्टीमेटली 3 जगह मेजर रेवोल्यूशन हुए जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, यही रीजन था कि ड्यूक मेटरनिक ने किसी टाइम पे कहा था कि अगर फ्रांस ने छींक भी मारी तो इसका मतलब पूरा यूरोप जो है उसको जुकाम हो जाएगा, यानी कि पूरा यूरोप उनकी बातों में आ जाएगा। यही कहानी चल रही है। अब इन सबके जो राज्य हैं वो पूरे पूरे अब खतरे में हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा ना मैं आपको झटका देने वाला हूँ। झटका ये है कि कल ना आप लोगों का मनी एंड क्रेडिट का टेस्ट है। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नोट्स मैंने आपको कल ही भेज दिए थे। अब से आपकी क्लास MWF हुआ करेगी, पहली चीज बता चुका हूँ मैं। सो अब जो कल हमारा टेस्ट है मनी एंड क्रेडिट का, मनी एंड क्रेडिट का टाइमिंग आई विल सेंड यू लेटर। देन आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि उसका ही एक टेस्ट बनाऊंगा मैं, उसके वो एक टेस्ट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो आया ना वो आता है जुलाई रेवोल्यूशन। सबसे पहले क्या आया, जुलाई रेवोल्यूशन। और कहां हुआ था ये रेवोल्यूशन? फ्रांस में हुआ था बच्चों ये रेवोल्यूशन। डन। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन कहां हुआ था ये रेवोल्यूशन? फ्रांस में हुआ था ये रेवोल्यूशन। अब अल्टीमेटली फ्रांस में कब हुआ था? ये हुआ था 1830 में। ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में। अब 1830 में जब ये रेवोल्यूशन हुआ था तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या क्या चीजें, मतलब हुआ क्या क्या था एक्चुअली अगर वो देखें तो बच्चों देखो, दोबारा से रेवोल्यूशन हुआ। अभी आपने 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया, रेवोल्यूशनरीज जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गए, उनको नहीं पसंद आया, उनको दोबारा फ्रीडम चाहिए था। तो अब उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ दोबारा से रिवोल्ट करने शुरू किए। जब उन्होंने रिवोल्ट करने शुरू किए तो उसके कुछ आउटकम्स निकले, कुछ रिजल्ट्स आए। रिजल्ट सबसे पहले क्या आए? रिजल्ट आया बर्बन डायनेस्टी, यानी कि बर्बन किंग वॉज ओवरथ्रोन अगेन। अल्टीमेटली अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से अब बर्बन किंग को परमानेंटली हटा दिया, अब बोल दिया दफा हो जाओ यहाँ से, अब हमें नहीं चाहिए। ऑल्दो ये जो फ्रांस वाला टॉपिक है ना ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा था, वहां हम लोगों ने सीखा था कि क्या चल रहा था। जब ये राजा अंदर ही अंदर प्रूशिया के किंग से बात कर रहा था और नेशनल असेंबली जो थी उसने अल्टीमेटली लड़ाई छेड़ दी थी। उसके बाद फिर जैकोबियन क्लब बना था, जैकोबियन क्लब जो था वो पावर में आ गया था, उसने उठा करके राजा को हटा दिया था। और अगर आपको याद हो तो राजा को सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया था। अल्टीमेटली राजा को यहाँ से इन्होंने हटा दिया, यहाँ पे फ्रांस में राजा का किस्सा खत्म कर दिया। ठीक है, लास्ट ईयर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा था उसको हमने इस बार इतने समय खत्म कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं बचा। तो बर्बन किंग वॉज ओवरथ्रोन, इनको यहाँ से हटा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की
was set up। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब यहाँ पे मोनार्की रखेंगे अभी भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा अभी काम करेगा। अभी प्रॉपरली यहाँ पे फ्रीडम इनको नहीं मिली है। सो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। डन, आती है बात समझ में? मतलब इन्होंने सिर्फ किया क्या है, यहां से अभी इसको सेंटेंस टू डेथ नहीं सुनाया, वो तो खैर बात की बात थी। अभी इन्होंने किया क्या, बर्बन किंग, यानी कि एक तरीके से उसका थ्रोन उससे ले लिया कि भाई आप राजा नहीं रहोगे, मतलब आपके पास मोनार्की नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन के रहोगे। और लुई फिलिप, लुई फिलिपी स्पेलिंग को यहाँ का हेड बना दिया गया कि अब आप हेड हो। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे मतलब बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया, हटा दिया गया है कि डायनेस्टी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अब लुई फिलिपी को हेड बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखी गई है कि राजा काम करेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के करेगा। आती है बात समझ में? बर्बन किंग ओवरथ्रोन करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि राजा से राजा के सारी पावर्स छीन ली गई हैं, कि अब वो सारी पावर नहीं है उसके हाथ में, कुछ पावर्स हैं, हाँ जो उसकी वीटो पावर्स वगैरह हैं वो रहेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। आती है बात समझ? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इजी है। इसी के अगर आगे चला जाए तो रेवोल्यूशन, एक जो दूसरा रेवोल्यूशन हुआ था बच्चों, वो हुआ था अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम के लिए, यानी कि मैं बोल सकता हूं रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल। ठीक है जी। अब इसके रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूके ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अल्टीमेटली ये जो था वो पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में था, इसको वहां से क्या कर दिया गया था, अलग, यानी कि सेपरेट करवा लिया गया था, इसको बेचारे को आजादी मिल गई थी, और आप लोग बोल सकते हो इंडिपेंडेंस। गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है जी, समझ आया? आगे मूव करें। इसके बाद मैंने बोला था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यार ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, मतलब में है कुछ नहीं, वैसे है तो नन्ना मुन्ना सा, पर स्टिल ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये अल्टीमेटली ये आपसे बता रहा है ग्रीस के बारे में। ठीक है, जो ग्रीस है अगर वो देखा जाए तो ग्रीस जो है वो कार्डल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन के अंडर आता था बेसिकली। अब इसके अंदर हुआ क्या, ग्रीस ना एक बहुत छोटा शहर, मतलब कह सकते हो छोटी जगह, जिसको ना सारे लोग प्यार करते थे, मतलब एक तरीके से घर का नन्ना मुन्ना बच्चा था, इसको सब चाहते थे कि इसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस मिल जाए। ठीक है, सो ग्रीस का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ था 1821 में। क्लियर है? 1821 के अंदर इसका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे ये जो ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स, वेस्टर्न यूरोप, आर्टिस्ट एंड पोइट्स। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि ग्रीस को आजादी मिल जाए, तो ये सारे के सारे लोग ना इसके स्ट्रगल में इसके साथ हो गए। ठीक है, जिससे कि ये और इजीली क्या हो गया, सेपरेट, यानी कि इंडिपेंडेंस इसको बहुत इजीली मिलने लगे। आती है बात समझ में? ग्रीस को अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट जो नेशन जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया ऑन साइनिंग अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। क्लियर है? कॉन्स्टेंटिनोपोल ट्रीटी साइन हुआ था 1832 में, जहां पे ये बता दिया गया कि ठीक है अब आपका जो ग्रीस है वो क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो कार्डियल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन के अंडर था, ये वहां से अब क्या हो गया था, अब ये वहां से इंडिपेंडेंट हो गया था। तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, हमें ये पढ़ना है कि भाई जो ये फ्रीडम की लहर चल रही थी, इस फ्रीडम की लहर में ग्रीक ने कब पार्ट लिया, इसने पार्ट लिया 1821 में। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस
ऑफ ग्रीक या फिर ग्रीस स्टार्टेड in 1821. Done. Supported by, किसने सपोर्ट किया था? ग्रीक्स, भाई जो ग्रीक्स थे वहां के जो लोग थे। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप, मैंने कहा ना ये प्यारा सा बच्चा था, उसको बहुत सारे लोग प्यार करते थे। पोएट्स, आर्टिस्ट। डन। तो ऐसा कुछ इसी तरीके से in 1832 on signing Treaty of Constantinople, Greece was declared as independent नेशन। ग्रीस को क्या बता दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हो। आई बात समझ में? तो क्लियर हुआ एज ऑफ रिवॉल्यूशन कि आपका जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि जो रिवॉल्यूशन में जो चल रहा था 1830 से 1848 में, वहां मेन चीज क्या हुई थी। तो ड्यूक मेटरनिक ने सही बात बोली थी, अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ेगा, तो वो यहाँ पे दिखाई दिया है। आई बात समझ में? अब यहां से ना हमारी फ्रांस की अब कहानी हो जाती है थोड़ी सी स्टॉप। अब हम फ्रांस के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे, हम बाकियों पे आएंगे क्योंकि अब रेस्ट ऑफ द यूरोप के बारे में बात है। अब जर्मनी के बारे में बात आएगी। जर्मनी पहले क्या था? प्रूशिया। तो अब जर्मनी के बारे में बात आएगी, इटली के बारे में बात आएगी, और इसके अलावा में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो आपको तीन चीजों का यूनिफिकेशन पढ़ना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, दैट विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में करके समझेंगे इस चीज को। बहुत जल्दी चैप्टर ओवर होने वाला है। सो यस, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, चैप्टर को छोड़िएगा मत, क्योंकि जहां छोड़ दिया वहां पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? सीधा मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।